बात के ऊपर अगर रोहिणी कोई आरोप लगाना भी चाहती थी, 2021 से लगातार उनके साथ में संपर्क में थी। 24 में भी वो ट्वीट के जरिए कहती हैं कि भाई मेरे साथ गलत चीज़ें हुई, लेकिन मैं इसको इशू नहीं बनाना चाहती कि अभी चुनाव का वक्त है। तो रोहिणी की बातों में कहीं ना कहीं ऐसा नजर आता है कि क्या वो एक तरफ आज़ाद को बचाना भी चाहती है, क्या फिर ऐसा लगता है कि आज़ाद से हो सकता है कि राजनीति में आज़ाद ने पहले भी कहा है और हर कोई ये बात देख सकता सुन सकता है कि राजनीति जो है वो मौका परस्ती की होती है। जहाँ भी आपको लगता है कि हमारे फायदे का ये सौदा है, तब आप तमाम कह सकते हैं दुश्मनी को भूलकर आप एक साथ नजर आते हो। बारंबार इसके एग्जाम्पल हमारे सामने जहाँ पर लोग अपनी रंजिश को भुलाकर साथ में आते हैं। हो सकता है आज़ाद और मायावती भी आने वाले दिनों में एक साथ चल इस तरीके का वादा किया था और उसके बाद ये वादा खिलाफी हुई है रोहिणी के साथ, क्योंकि लगातार यही सवाल घूम फिर करके आ रहे हैं कि आखिरकार इन दोनों का मसला है क्या। क्योंकि चंद्रशेखर ने यदि कोई वादा किया था तो फिर उस वादे को निभाया जाना था, दोनों के रिश्ते थे। तो क्या अब मायावती को चंद्रशेखर आजाद के लिए आगे आना ही पड़ेगा? क्या मायावती को अब चंद्रशेखर आजाद से हाथ मिलाना ही पड़ेगा? वो मायावती जो 2007 तक उत्तर प्रदेश में राज कर रही थी, लेकिन 2007 के बाद मानो मायावती का वर्चस्व उत्तर प्रदेश से समाप्त हो गया। वो मायावती जो कहती हैं कि अकेले अपने दम पर न सिर्फ लोकसभा का चुनाव बल्कि विधानसभा का चुनाव भी जीत सकते हैं, सत्ता में आ सकते हैं। लेकिन पिछले 2 विधानसभा चुनावों का हम जिक्र करें तो मायावती लगातार चुनावों में पिछड़ती हुई नजर आई है। जरा नजर डालिए 2022 के विधानसभा चुनाव में, जहां बीजेपी सत्ता में आने में कामयाब रहती है 273 के साथ, समाजवादी पार्टी 125 सीटों के साथ यहां दूसरे नंबर पर है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो एक ही सीट पर सिमट कर रह जाती है। इससे ज्यादा तो कांग्रेस पार्टी जीत लेती है 2 सीटें और अदर्स भी इसके आगे नजर आते हैं। लेकिन जहां मैंने 2022 का जिक्र किया तो इसके अलावा हम और पीछे चलते हैं। पीछे बात करें तो 2017 के विधानसभा चुनावों का जिक्र करें तो भारतीय जनता पार्टी फिर से बाजी मारती है, 311 सीटें यहां पर होती हैं। यानी कि जो आंकड़ा है बीजेपी का घटता तो है लेकिन सत्ता में बरकरार रहती है। 2022 मैंने बताया, उससे पहले 2017 का रिजल्ट है जिसमें बीजेपी आगे है। इसके अलावा देखिए 48 पर समाजवादी पार्टी और फिर से बीएसपी 19 सीटों पर सिमट जाती है। यही बीएसपी है जो अकेले विधानसभा के चुनाव में उतरी, सत्ता में आना तो छोड़िए दूसरे नंबर पर भी नहीं आ पाई। तो अब यही मायावती जो कहती हैं कि वो दलित वोट बैंक के सहारे उत्तर प्रदेश में वापसी कर सकती हैं, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो दलित वोट बैंक उत्तर प्रदेश में 21% के करीब नजर आता है, जिसमें सबसे ज्यादा जाटव वोट बैंक है 11% से ज्यादा। लेकिन देखा जाए तो अब ये कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद ऐसे चेहरों ने मायावती का वोट काटा है। लेकिन अब चंद्रशेखर आजाद पर ऐसा गंभीर आरोप लगाया जा रहा है जिसमें मायावती का भी जिक्र है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या इस पूरे मामले में जिसमें चंद्रशेखर आजाद को घेरा जा रहा है, क्या इसमें मायावती आगे आएंगे? क्या अपनी छवि के साथ साथ चंद्रशेखर आजाद को भी बचाएंगे? क्या विधानसभा 2027 के चुनाव से पहले मायावती का ये कदम क्या मायावती को ही फायदा पहुंचाता हुआ नजर आ सकता है? कई सवाल जुड़ जाते हैं। न्यूज रूम में मौजूद हैं अमन सर मेरे साथ मौजूद हैं। सर क्या लगता है, एक तरफ चंद्रशेखर आजाद पर आरोप लग रहे हैं, दूसरी तरफ मायावती के वर्चस्व को तलाशा जा रहा है। कहा जा रहा है कि आप बार बार कहती हैं अकेले अपने दम पर दलितों के सहारे आप वोट हासिल कर लेंगी, सत्ता में वापसी कर लेंगी, लेकिन ऐसा होता नहीं। लेकिन ये मौका है कि वो चंद्रशेखर आजाद का बचाव करने के साथ साथ कहीं ना कहीं दलित वोट बैंक भी हासिल कर सकते हैं। क्या लगता है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए अभी ये तुलना करना मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा जल्दबाजी है, क्योंकि मायावती को अगर आप देखेंगे तो राजनीति में 30-40 साल से लगातार वो एक्टिव हैं, 3-4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, यानी कि एक बहुत मजबूत और बुलंद नेता उत्तर प्रदेश की रही हैं। लेकिन ऐसे में आजाद के साथ में उनकी तुलना करना, जो अभी जुम्मा 4 दिन राजनीति में उनके हुए, पहली बार सांसद बने और अपनी ही पार्टी से इकलौते सांसद भी हैं। एक दौर ऐसा भी था कि जब दर्जनों सांसद बीएसपी से हुआ करते थे, अपने दम पर 2007 में मुख्यमंत्री बनी थी मायावती,
मायावती। तो ये तमाम अचीवमेंट मायावती के नाम पर दर्ज हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहा जाएगा नाज़मीन कि इन 5-6 सालों में और ख़ासकर 8-10 सालों में लगातार मायावती ने ज़मीनी स्तर पर काम करना लगभग बंद सा कर दिया है। इसी वजह से जो वोट बैंक उनके पास होना चाहिए, वो वोट बैंक छिटक कर आज़ाद की तरफ थोड़ा बहुत जाता हुआ दिखाई पड़ा है। लेकिन साथ-साथ में आपको सपा को भी देखना पड़ेगा, जो लगातार पीडीए का नारा देती है, कांग्रेस पार्टी को भी देखना पड़ेगा, जो दलितों की बात करती हुई नज़र आती है। और ऐसे में अगर मायावती दोबारा एक्टिव हो जाती हैं, दोबारा मजबूती के साथ मैदान में उतरती हैं, तो उत्तर प्रदेश में जो 20-22% का जो दलित वोट बैंक है, वो एक तरीके से मायावती की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। और सिर्फ दलित वोट बैंक नहीं, बल्कि मायावती को जो कह सकते हैं सामाजिक समीकरण साधने का एक महारत उनके पास हासिल है। 2007 में जो उन्होंने सत्ता हासिल की थी, वो इसी तरह से की थी कि सब जातियों को उन्होंने साथ कर जो प्रत्याशी उतारे थे और जिस तरह की रणनीति बनाई थी, उसके आगे बीजेपी से लेकर कांग्रेस और सपा के तमाम जो सूरमा है, वो भी नतमस्तक हो गए थे। यही वजह है कि मायावती को राजनीति करने का जितना अनुभव और ज्ञान प्राप्त है, मेरे ख्याल से अगर वो सही दिशा और दशा में अगर अपनी स्थिति दर्ज कराती हैं, उपस्थिति दर्ज कराती हैं, तो यहाँ पर बसपा एक बार फिर पलटवार कर सकती है। 27 चुनाव बहुत करीब नजर आता है। जो हमारे साथ कुछ दर्शक जुड़े हुए थे, उनका ये कहना था कि मायावती पर और चंद्रशेखर आजाद पर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। अभी आरोप ना तो सिद्ध होते हैं और ना ही इसकी जांच होती है, लेकिन इन आरोपों के तहत यानी कि जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, हम सवाल कह देंगे, जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, इन सवालों में ये कहा गया कि मायावती के कहने पर रोहिणी ने ये किया है। तो क्या लगता है आपको? देखिए, रोहिणी ने स्पष्ट कर दिया है कि मायावती का नाम तो इसमें आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो कुछ मैं कर रही हूँ वो मेरे साथ बीता है, इसीलिए मैं अपना दर्द बयां कर रही हूँ। और साथ में मायावती का जिक्र उन्होंने किया कि मायावती एक मजबूत नेता है, कह सकते हैं दलितों के अंदर नई चेतना उन्होंने पैदा की है। और यहाँ तक कि मायावती इतनी मजबूत नेता है कि 3 से 4 बार मुख्यमंत्री वो रह चुकी है, उनको ऐसी चीजों की जरूरत नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि आजाद के ऊपर अगर रोहिणी कोई आरोप लगाना भी चाहती थी, 2021 से लगातार उनके साथ में संपर्क में थी, 24 में भी वो ट्वीट के जरिए कहती हैं कि भाई मेरे साथ गलत चीजें हुई, लेकिन मैं इसको इशू नहीं बनाना चाहती कि अभी चुनाव का वक्त है। तो रोहिणी की बातों में कहीं ना कहीं ऐसा नजर आता है कि क्या वो एक तरफ आजाद को बचाना भी चाहती है, क्या फिर ऐसा लगता है कि आजाद से वो अपना बदला भी लेना चाहती हैं या उनको न्याय भी उससे मिलना चाहिए। तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं, ऐसे प्रश्न हैं जो लगातार खड़े भी हो रहे हैं। यहाँ पर क्या आजाद अपनी स्थिति को मीडिया के सामने आकर स्पष्ट करें, क्योंकि वो तो ये कहते हैं कि भाई मैं कोर्ट में जाऊंगा, वहां जाकर सारे मसले को बात करूंगा, क्योंकि ये महिला सम्मान से जुड़ा हुआ मामला है। और साथ में जो प्रश्न मूल आपने किया है कि क्या मायावती और आजाद की यहाँ पर कोई कह सकते हैं कि पार्टियों में विलय हो सकता है, कि साथ में कोई टाई अप हो सकता है, कि राजनीति में आजाद ने पहले भी कहा है और हर कोई ये बात देख सकता सुन सकता है कि राजनीति जो है वो मौका परस्ती की होती है। जहाँ भी आपको लगता है कि हमारे फायदे का ये सौदा है, तब आप तमाम कह सकते हैं दुश्मनी को भूल कर आप एक साथ नजर आते हो। बारम्बार इसके एग्जाम्पल हमारे सामने, जहाँ पर लोग अपनी रंजिश को भुलाकर साथ में आते हैं। हो सकता है आजाद और मायावती भी आने वाले दिनों में एक साथ चलते हुए दिखाई पड़े। मायावती पर बेशक डॉक्टर रोहिणी घावरी ने सिर्फ कुछ शब्दों में कह दिया कि वो सिर्फ इंसाफ पाने के लिए अब खुलकर सामने आए हैं, मायावती के साथ मिलकर नहीं। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि आखिरकार चंद्रशेखर आजाद पर आप आरोप लगा रही हैं, आप सवाल खड़े कर रही हैं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि लड़ाई कोर्ट में लड़ी जाएगी। सवाल इंदौर के भीम आर्मी के उपाध्यक्ष विनोद यादव भी खड़े करते हैं कि रोहिणी को पहले से ही सब कुछ पता था, फिर ये सवाल क्यों है। तो दिनेश मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे। जहां डॉक्टर रोहिणी घावरी ये कहती हैं चंद्रशेखर आजाद ने अपनी शादी को छुपाया, मेरे साथ रिश्ते में आए, तो वहीं विनोद यादव कहते हैं कि उन्हें मालूम था कि उनका बेटा भी है, यहाँ तक कि वो स्विट्जरलैंड से उनके बेटे के लिए कई बार कपड़े भी लाई हैं, तो ये कुछ छुपा नहीं है। लेकिन जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, चंद्रशेखर कहते हैं कोर्ट में लड़ाई लड़ेंगे। क्या लगता है कि इस पूरे मामले में चंद्रशेखर आजाद को कहीं घेरने की कोशिश की जा रही है विधानसभा चुनाव से पहले? देखिए नाज़मीन, 2020 में चंद्रशेखर की शादी हुई, 2021 में उन्होंने वो एक बेटे के पिता बने। लेकिन जिस तरीके से रोहिणी ने आरोप लगाए हैं वो ये है कि हम लंबे वक्त से एक दूसरे को जानते हैं। जिस वक्त वो पढ़ाई करने के लिए विदेश जाना चाहती थी, उसी वक्त चंद्रशेखर के संपर्क में आए थे और उन्होंने ये आरोप लगाया है कि मुझे स्कॉलरशिप दिलवाने के बहाने चंद्रशेखर ने मेरे साथ जो है नजदीकियां बढ़ाई
और उसके बाद विदेश दौरे पर भी कई बार वो गए और उस दौरान उनकी वहां पर मुलाकातें भी रही हैं। तो ये तो स्पष्ट है कि रोहिणी घावरी और सीधे तौर पर चंद्रशेखर एक दूसरे को जानते हैं और कहीं ना कहीं जो है अब ये सवाल उठ रहे हैं कि भाई क्या चंद्रशेखर ने कोई इस तरीके का वादा किया था और उसके बाद ये वादा खिलाफी हुई है रोहिणी के साथ, क्योंकि लगातार यही सवाल घूम फिर करके आ रहे हैं कि आखिरकार इन दोनों का मसला है क्या। क्योंकि चंद्रशेखर ने यदि कोई वादा किया था तो फिर उस वादे को निभाया जाना था, दोनों के रिश्ते थे तो फिर वो टूटे किस आधार पर। और जब चंद्रशेखर को का ये पता चल चुका है रोहिणी को कि उनकी शादी हो चुकी है तो फिर अब वो ये किस आधार पर दावे कर रही है, क्योंकि कुछ भी जो है सहमतियां रही होंगी वो तो दोनों के आपसी सहमति के चलते ही रही होंगी और जाहिर तौर पर हर कोई ये सवाल खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से अब चंद्रशेखर जो है वो नगीना से सांसद बन चुके हैं तो उनके तमाम जो समर्थक हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई उनकी राजनीतिक साख, जो बढ़ती हुई राजनीतिक साख है, उसको खत्म करने का प्रयास जो है इस षड्यंत्र के माध्यम से किया जा रहा है। उनके विपक्ष में जो लोग बैठे हुए हैं, जो उन्हें पसंद नहीं करते हैं, जो राजनीतिक तौर पर उनके विरोधी हैं, वो उनकी राजनीतिक जो यात्रा है उसको बीच रास्ते में ही खत्म करना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने रोहिणी घावेरी को यहाँ पर उकसाया है। तो आगे आने वाले वक्त में जब जांच होगी इस पूरे मामले की नाज़मीन, तो स्पष्ट हो पाएगा कि ये पूरा मामला है क्या, रोहिणी कैसे उसके संपर्क में आई, क्या क्या बातें हुई, क्योंकि उसने तमाम जो है ये दावे किए हैं कि मेरे पास वो वीडियो क्लिप्स मौजूद हैं, मेरे पास वो फोन कॉल की डिटेल्स हैं, मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं, मेरे पास वो वहाँ पर फेसबुक की और व्हाट्सएप की चैट्स मौजूद हैं, जो तमाम ये इस चीज़ को पुख्ता कर देती हैं कि ये दोनों रिलेशनशिप में थे। लेकिन अब क्या होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अपर्णा यादव ने भी ऐसा बयान दिया है कि ये पूरा मामला अत्यंत गंभीर है और यदि रोहिणी ने जो आरोप लगाए हैं कि करीब दर्जनों ऐसी दलित बेटियां हैं जिनके साथ चंद्रशेखर ने खिलवाड़ किया है, तो ये जांच का विषय बन जाता है। आगे आने वाले देखना दिलचस्प होगा वक्त में कि किस तरीके से ये पूरा मामला जो है इससे पर्दा उठता हुआ नजर आता है, जो गुत्थी फंसी हुई है ये किस तरीके से सुलझती है। बिल्कुल, अब ये जांच का मुद्दा बन जाता है। ये अब देखा जाएगा कि आखिरकार जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जहां चंद्रशेखर आजाद कोर्ट जाने की बात करते हैं तो आवाज तो उठेंगी, दलितों की बात भी की जाएगी, लेकिन सच क्या है ये कोर्ट में ही खुलेगा। अब देखना होगा कि क्या वाकई कानूनी प्रक्रिया के तहत ये लड़ाई लड़ी जाएगी या फिर नहीं। इस पूरे मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SP9 न्यूज़। धन्यवाद।